तेरी सजनी साँझ सलोनी आई, कर कर श्रृंगार चलो पिया द्वार, तेरी सजनी साँझ सलोनी आई। पम धब धब म ब ग म ब म गरि ग गरि धनि ध नि रि नि गरि रि सजनी साँझ सलो। तो ये शाम का ही राग है, राग यमन कल्याण। बहुत सुंदर। तो बस इसी तरह अभी फिलहाल कट रहा है। बिल्कुल। अब हम जा रहे हैं अपने छोटे साथी के साथ जिनका नाम है अमात्र। तो अमात्र नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अरे वाह, कितना अच्छा लग रहा है। दद्दू के साथ था और बड़े पापा भी साथ में हैं, भैया भी साथ में हैं। तुम भी कुछ सुना दो। तो आपको भी कुछ सुनाना पड़ेगा। और शायद आप गाते भी हैं और यकीनन गाते होंगे। ये बहुत बदमाश है, गाता है पर बैठता नहीं है साधना में। नहीं, आपको तो बैठ, आप कितने लकी हैं कि आपके पिताश्री इतने अनुभवी और ज्ञानी हैं। ये राग सुना दो थोड़ा तुम। हाँ। पम धब पम धप धप म रे प म रे ग रे ग रे ग रे ग ग रे गरे निधसानी, निधसाने तेरी सजनी हेरी सजनी सांझ सलोनी आई, वाह। कर कर श्रृंगार चलो पिया द्वार, और मन की आस सब लियो बुझाए, तेरी सजनी सांझ सलोनी आई। तो आप हमारे आखिरी, मतलब इस परिचर्चा के जो बिल्कुल आखिरी छोर में बैठे हैं अचिंत्य मिश्र जी। तो मैं आपके पास चल रहा हूँ। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। तो हिंदी दिवस पर मैंने देखो हेलो बोल दिया। इस पर भी मैं बात करूंगा कि हम लोग का दिमाग इतना गड़बड़ हो गया है कि सब खिचड़ी हो गया है। हेलो बोले बिना काम नहीं चलता है। मैं आने से पहले अचिंत्य से बात किया था, अचिंत्य जिन्हें मैं अभी कैमरे में आपके साथ जोड़ रहा हूँ, कि हम लोगों में बातचीत के दौरान अगर कोई हिंदी या उर्दू में कुछ बात कहेगा, शब्द का इस्तेमाल करेगा, तो हम लोग एक दूसरे को टोकेंगे और उसको कहेंगे कि इसकी जगह आप ये हिंदी का शब्द चुनिए। और इस बात को लेकर मेरी शिकायत ये रहती है कि जिन्हें ठीक तरीके से अंग्रेजी नहीं आती, वो लोग भी अपना प्रभाव जमाने के लिए उन लोगों से अंग्रेजी में बात करते हैं जिनको हिंदी में अच्छी तरह बात करना आता है। तो ये जो है ना, ये शानपति ठीक बात नहीं है। हाँ, जब सामने वाले को हिंदी आती है तो हिंदी में बात करिए, और जब आप लंदन, अमेरिका, हाँ, इजराइल आप जाइएगा तो ग्लोबल लैंग्वेज का इस्तेमाल करिएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर अभ्यास अगर आप करें तो घर के अंदर दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ करिए, पर जब पहली बार किसी से मिल रहे हैं तो उसकी भाषा में उससे बात करें, अच्छा लगेगा। अचिंत्य, तो शुरू हो जाइए और हिंदी दिवस पर आप जो सोचते हैं उसके बारे में कुछ बातें करिए। आज 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भाषा ही जो है, डांट पड़ेगी एक भी गलती हुई तो। नहीं गलती की बात नहीं है, मैं पहली बार मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो अपनी बातों को रखने के लिए भी भाषा सबसे बुनियादी चीज़ है और रखनी चाहिए। हमें अपनी बात बिल्कुल रखनी चाहिए। तो मातृभाषा हमारी हिंदी ही है, हिंदी में ही अपने हम लोग बातचीत करें तो बहुत अच्छा रहता है उससे। ठीक बात है। आप जिस विद्यालय में पढ़ते हैं वहाँ पर जो बच्चा लोग हैं उनके बीच में हिंदी को लेकर के किस तरह की सोच है? हिंदी को लेकर ये है कि बहुत ही अलग दिमाग के लोग मानते हैं उसको। लगता होगा हाँ, कि अंग्रेजी में बात करते हैं तो हाँ, शायद इंग्लिश में भले उनको कुछ ना है लेकिन इंग्लिश बोलना उनको ज़्यादा पसंद है। हाँ। टूटी फूटी बोलेंगे जरूर। अगर आपको डांटना है तो आप अपनी मीठी भाषा हिंदी में आप नहीं डांट पाते हैं। आपको लगता है कि अंग्रेजी में डांटेंगे तो मेरा गुस्सा ज़्यादा ही दिखेगा। हाँ, थोड़ा रुतबा बढ़ जाता है। ये जो मानसिकता है, दरअसल हिंदी दिवस के अवसर पे हम लोग इस मानसिकता से अगर छुटकारा पा सके, आज़ाद होते हैं, आज़ाद हो सके,
तो सही मायने में हम कुछ हिंदी के लिए बिल्कुल काम सही। कर रहे हैं। ये इसलिए भी चर्चा का मुख्य बिंदु है कि हम अंग्रेजी और हिंदी को लेके इंफीरियर और सुपीरियर कॉम्प्लेक्स में, देखिए मैं इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, इंफीरियर कॉम्प्लेक्स और सुपीरियर कॉम्प्लेक्स, जहाँ हम अपने आप को बहुत ही कम आंक रहे, कुंठित हाँ। कुंठित मानसिकता कहेंगे एक तरह से, अपने आप को कम आंकना। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मतलब अपने आप को कुछ बेहतर, अच्छा और अच्छा एक व्यामोह में रहना कि हमसे कोई बेहतर है ही नहीं। तो ये बातों से अपने आप को बचाइए, और अगर इस तरह की भावनाएं हमारे मन में हैं तो हम उससे बाहर निकले। जो व्यापक मानव है भारत का, कम से कम आधे से ज़्यादा लोग हिंदी भाषा के ही किसी न किसी स्वरूप में निर्वचन करते हैं, बातचीत करते हैं, और इसका प्रभाव यह पड़ रहा है कि धीरे धीरे जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी हैं वो अपने प्रचार के लिए हिंदी का उपयोग कर रही हैं। बिल्कुल। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ कि टीवी में अक्सर आता था पहले दिल मांगे मोर, जी अब मोर तो अंग्रेजी का शब्द है, हाँ, लेकिन दिल मांगे मोर दोनों को मिलाया। उन कंपनियों ने सोचा होगा कि बिना हिंदी को मिलाए बहुभाषी हिंदी भाषा जगत में हम कोका कोला का प्रचार नहीं कर सकते हैं, पेप्सी का प्रचार नहीं कर सकते, हमारी आमदनी नहीं हो सकती है। तो बहुत कुछ तो बाजार ने और सिनेमा ने हिंदी को बनाने की चेष्टा की। बिल्कुल। लेकिन एक बात मैं आप लोगों की बातचीत से, खासतौर से आपकी राम शंकर जी से ये सोच रहा था कि जो शुद्धता की मांग है वह किसी भी भाषा को बहुत नुकसान पहुंचाती है। जी आज दुनिया में अंग्रेजी अगर इसलिए बढ़ी है तो अंग्रेजी ने अपने भीतर जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, रूसी, यहाँ तक कि चाइनीज़, उर्दू, फारसी के अनेक शब्दों को अपना शब्द बना लिया, संस्कृत भी और संस्कृत भी। जी तो अंग्रेजी के लोगों ने इस बात को समझा कि भाषा जो है वो जल, बहते हुए जल के समान है। भाषा बहता नीर कहा गया है इसे। तो अगर जल बह रहा है तो कहीं किसी परिवेश की कोई चीज़ उसमें आ जाती है तो जैसे धारा उसमें भीतर समेट लेती है। जी वैसे ही जो भाषाएं बड़ी बनती हैं वे उन भाषाओं को कभी परहेज या गुरेज नहीं रखना चाहिए। विद्यालयों में व्याकरण पढ़ाया जाना चाहिए, जी। लेकिन व्याकरण से कोई भाषा नहीं बनती है, भाषा से व्याकरण बनता है। बाबूजी, मैं यहीं पर आपको एक मेरे अंदर मतलब शंका है, उसका समाधान चाहते हैं। जैसे हम बोलते रहते हैं हमारी भाषा हिंदी रही है तो हिंदी को कैसे बोला जाए ये सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन कभी कभी जब हम विद्वान लोगों को बोलते हैं तो हमको लगता है क्या हम ठीक बोल रहे हैं, हमसे गलती तो नहीं हो रही है। और वाक्य संरचना में स्त्री पुल्लिंग का कई बार ऐसा संदेह प्रकट हो जाता है कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ती होगा कि ता होगा। तो इस तरह की जो दिक्कतें आती हैं वो मेरे साथ ही नहीं, बहुत सालों से दिक्कत आती होंगी, तो उन लोगों के लिए आपका क्या समाधान है? देखिए, आपकी बात ठीक है, लेकिन आपको कभी ध्यान आपका नहीं गया होगा कि जैसे माने लिंग प्रकरण है। हाँ। अब आप क्या करेंगे? पेटीकोट पुल्लिंग है, पुरुष का नहीं, स्त्री का पेटीकोट होता है, लेकिन लंगोटी महात्माओं की स्त्रीलिंग है। तो अब आप क्या करेंगे? भाषा व्यवहार से चलती है, और व्यवहार में जो है अब उसको मैं कहना पड़ेगा ना, ऐसे अगर लंगोटी के लिंग के हिसाब से रचना बना रहे हैं तो क्या मैं बोलूंगा मैं लंगोटी पहनती हूँ? हाँ, लंगोटी पहनता हूँ मैं पेटीकोट वो पहनती है वो कहेगी। हाँ। लेकिन पेटीकोट शब्द तो पुल्लिंग है ना। पहनता हूँ ऐसा बोलना चाहिए टेक्निकली। नहीं, पहनना नहीं, वो नहीं बोल, जो बोला जाता है वही बोला जाएगा। हाँ। मेरे कहने का मतलब यह है कि व्याकरण के तमाम नियमों के बावजूद जो लोक व्यवहार है उस व्यवहार के द्वारा, इसीलिए भारत में हिंदी दिवस है आज। मैं बताना चाहता हूँ कि हिंदी को लेकर के
बहुत सारी समितियां बनी थी कि कैसे इसको जो है व्यवहार और व्याकरण दोनों का के बीच एक संतुलन बनाया जाए। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि सबसे बड़ी दिक्कत विद्वान लोग जब बैठते हैं तो वो संस्कृत को ही महत्व देते हैं। मैं अपने गांव से जो आता हूँ तो लिखा रहता है प्रकाश डिपो। अब लकड़ी की ठेकी लिखने में क्या हर्ज है? क्योंकि लकड़ी की ठेकी ये चलने वाली भाषा है। बहुत सुंदर। आप प्रकाश डिपो क्यों बना रहे हैं? प्रकाष्ठ कर रहे हैं। आप इंजीनियर शब्द है तो अभियंता कहने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे जी कि भाई रिपोर्ट है लेकिन थाने में रपट दी जाती है। जी रपट को हिंदी ने ले लिया। लैंटर्न है अंग्रेजी में लेकिन लालटेन बना लिया गया। टीशन बना लिया गया स्टेशन के जगह पर। तो टीशन अगर आदमी बोलता है हिंदी में तो उसे आप अशुद्ध हिंदी का वक्ता नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं और उन समस्याओं की मूल में यह है कि देखिए आज हिंदी दिवस है और आप राम भक्त हैं और राम भक्ति का आधार वाल्मीकि रामायण अब उतना नहीं रहा जितना कि 700 वर्ष पहले तुलसीदास जी का रामचरितमानस। जी रामचरितमानस की भाषा को अगर देखें आप तो आप देखेंगे कि संस्कृत को, अवधी को, उर्दू को, फारसी को तुलसीदास जी ने अपनी चौपाइयों में, अपने दोहों में कैसा समेटा है। जहाँ आवश्यकता पड़ी है संस्कृत की उसको वहाँ उन्हें अवधी के साथ जोड़ दिया। जहाँ उर्दू की आवश्यकता पड़ी उर्दू जोड़ दिया। तो उनको लगा था कि हम एक ऐसी भाषा में राम कथा कहें जी जिस राम कथा के कहने से समाज का दिशा निर्देशन हो सके। और राम कथा के बारे में तो मैं क्या कहूँ, जब तमसा के तट पर वाल्मीकि तप कर रहे थे तो उनके भीतर जब वो श्लोक पैदा हुआ जिसमें वो क्रौंच का वध कर दिया एक बहेली ने। माँ निषाद प्रतिष्ठान तम अवधि काम मोहितम जत्ते क्रौंच मिथुनात्मेकम अवधि काम मोहितम। तो उन्होंने कहा कि भाई तुमको कभी प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त हो क्योंकि तुमने प्रेम करते समय जब वो बीज पैदा कर रहा था, जीवन का निर्माण कर सृजन कर रहा था, उस बेला में एक शिकारी शिकार करता है लेकिन उसे ध्यान रखना चाहिए कि शिकार किस समय किया जा रहा है। क्योंकि भारत में देखा जाता है कि नदियां रात को नहीं नहाते हैं लोग। क्यों? कहते हैं नदी सो रही है। जी नदी सो रही है उसमें उसमें स्नान करना वर्जित है। तो यहाँ तो भारत की परंपरा में पर्वत, यक्ष, किन्नर, नाग, नदी सब देवता हैं, वृक्ष देवता है। पत्तियां तोड़ते समय भी पत्तियों से, पेड़ों से प्रार्थना करने का विधान है शास्त्रों में। जी तुलसी तोड़ते हैं, पीपल का पत्ता तोड़ते हैं, आम का पल्लो तोड़ते हैं। तो आप उससे मांगिए कि मैं अनुष्ठान के लिए आपको ले जा रहा हूँ, मुझे क्षमा करिएगा। तो ये जो क्षमा संस्कृति थी, उस क्षमा संस्कृति को अगर आप देखें तो भाषा में भी क्षमा संस्कृति को अपनाना चाहिए। और जब इस क्षमा संस्कृति को अपनाया जाएगा तो हिंदी भाषा जो है पूरे देश की भाषा इसलिए बनती चली जाएगी क्योंकि इसकी संख्या ज़्यादा है, इसके व्यापारी ज़्यादा हैं, इसके लोग ज़्यादा हैं, इसका दबाव ज़्यादा है। तो धारा का दबाव जो रहता है तो तमाम गतिरोधों के बावजूद धीरे धीरे वो अपने आप पनपती है। अब जो इस देश में हिंदी का विरोध चलता है वो राजनीतिक कारणों से होता है। क्योंकि जैसे तमिलनाडु है, तमिलनाडु में पेरियार के दोनों शिष्यों, दो भट्ट जो हैं, दो जो फाण हैं, जमीन कड़गम और अन्नाद्रमुक कड़गम, दोनों हिंदी के विरोध पर टिके हुए हैं और वहाँ के लोगों को भरमाए हुए हैं। लेकिन अंदर अंदर वो अपने विद्यार्थियों को, अपने बच्चों को हिंदी सिखाते हैं क्योंकि जानते हैं कि इस देश में हिंदी के बगैर काम नहीं चलेगा। तो एक परिस्थिति ऐसी है। हाँ, एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदी क्यों ग्राह्य होनी चाहिए, क्यों राष्ट्रभाषा बननी चाहिए, केवल बहुसंख्यक के दबाव के नाते नहीं। क्योंकि हिंदी जो है अगर आप ध्यान दें इसके साथ, वो भाषा विनम्रता की भाषा है। आप गर्व से न कहें हिंदी, कोई हिंदी भाषा गर्व से हिंदी नहीं कहे, विनय पूर्वक हिंदी
करता है, जी क्योंकि यहाँ का स्वभाव ही है। जैसे तुलसीदास जी शुरू करते हैं तो कहते हैं कि कभी न हो नहीं चतुर सुजाना, मत अनुरूप राम गुण गाऊं, आखिर अर्थ एक नहीं, मेरे पास न अक्षर है, न छंद है, न बंधन है, न मेरे पास कोई कवित्व, हालांकि महान कवि है, लेकिन इतनी विनम्रता है कि वो विनम्रता से वो कहते हैं कि मैं तो राम कथा, राम का गुणगान कर रहा हूँ। और विनम्रतापूर्ण ये हिंदी का स्वभाव रहा है, चाहे कबीर हों, चाहे तुलसीदास जी हों, चाहे सूरदास हों, चाहे दादू हों, चाहे नानक हों, चाहे रैदास हों, चाहे अप्पा साहब हों, जितने भी संत हैं। और एक लंबे समय तक संतों की मध्यकाल तक परंपरा चलती रही है। बाद में रीतिकाल आया, लेकिन रीतिकाल के भी तमाम ऐसे कवि हैं जिनका उल्लेख कम है, लेकिन वे सब भक्ति के कवि हैं। आज नहीं तो 200 वर्ष बाद, 400 वर्ष बाद ये जो इसकी विनम्र संस्कृति है, दुनिया की सभी भाषाओं को वह मात दे देगी और सभी भाषाओं को, संसार के लोगों को इसके शरण में आना पड़ेगा। आने की व्यवस्था है, क्योंकि आज यही संकट है, अहंकार का संकट, जो युद्ध दुनिया में मंडरा रहा है, तमाम हिंसाएं हो रही हैं। बिना इस अहिंसा, बिना इस विनय की संस्कृति भाषा के केवल भारत का ही नहीं काम चलेगा, दुनिया का काम नहीं चलेगा। इसलिए हिंदी दिवस पर मैं कहना चाहता हूँ, ये तो ठीक ही है कि भाषा अपनी सबकी प्रिय होती है और हर आदमी अपने को महत्व देता है। हमारे भारतेंद्र बाबू कह गए, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, अपनी भाषा में ही उन्नति सभी उन्नतियों का मूल है। तो अपनी भाषा की उन्नति है तो ठीक है, लेकिन ये बात उनसे छूट गई थी कि ये भाषा की उन्नति, हिंदी की उन्नति का मतलब केवल हिंदी भाषा की उन्नति नहीं है, हिंदी की संस्कृति की उन्नति है। और हिंदी की संस्कृति का उन्नति का मतलब होता है विश्व में शांति, विनम्रता, अहिंसा, भक्ति, प्रेम, सद्भावना और शेष सृष्टि से जुड़ने की एक अभिप्सा। उस अभिप्सा की संस्कृति को बचाए रखने के लिए अगर हिंदी दिवस को याद किया जाए तो मैं समझता हूँ कि हिंदी दिवस मनाने, उसको अनुष्ठान का रूप देने में एक बड़ा अर्थ पैदा हो सकता है। बहुत 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 मैं मुग्ध हो गया, इतना अच्छा लग रहा था कि हम लोग थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और बच्चों के पास जाते हैं। यहाँ पर 3 पीढ़ियाँ एक साथ है। बाबूजी की पीढ़ी जहाँ से हमको सीखते हैं, जिसमें थोड़े से हम भी आएंगे, भैया हैं, और उसके बाद की पीढ़ी, उधर 2 बच्चे लोग बैठे हैं। तो एक बड़ी बात है कि एक परिचर्चा ऐसा आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जहाँ पर 3 पीढ़ियाँ हैं। होता क्या है, हमारे जहन में इस बात का बड़ा दुख होता है कि मंच पर जब बड़े वक्ता बोलते हैं तो उस मंच के ऊपर उन्हीं के समकक्ष वक्ता होते हैं, और हम जब नीचे होते हैं तो मन करता है क्यों नहीं हमको वहाँ रखा जा रहा है। तो कहा जाता है कि अभी तुम पात्र नहीं हो। मुझे लगता है कि बड़े वक्ता के साथ अगर छोटे वक्ता को उसमें पुष्प की तरह बैठा के, हाँ, और एक अनुभव दे, तो मुझे लगता है वो अनुभव बच्चों को मिल रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग तो पिताजी को सुनते ही रहते हैं जी। और बड़े ही हुए इन्हीं साहित्यिक गोष्ठियों के बीच। मैं ये चाहता हूँ कि बाबूजी को, जो बहुत सारे लोग होंगे जो पहली बार मेरे जरिए, मतलब मेरे प्लेटफॉर्म पे, तो एक संक्षेप में बाबूजी का परिचय, जो जीवन काल रहा है, कार्य क्षेत्र रहा है, तो पिताजी मेरे, जो उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई वो अपने पिता के गोद में बैठ करके हुई, संस्कृत व्याकरण, और हम लोग कवि के गोद में हुई। और उसके बाद फिर पिताजी गोरखपुर आ गए और यहाँ गोरखपुर विश्वविद्यालय में उन्होंने पढ़ाई की और यहीं पे ये टीचर हुए, फिर प्रोफेसर हुए। ये कितना सुखद है, इस पर भी हम लोग आएंगे, बात करेंगे, क्योंकि जिस परिसर में हम पढ़ते हैं वहीं आप पढ़ाने लगे। तो कुछ ऐसी ही मेरी भी रही कि बहुत सारी बातें पिताजी के हाथ पे सोते सोते मिल गई हम लोगों को। कुछ इसी की तरह हम चाहते हैं कि इन बच्चों में भी ट्रांसफर हो। संगीत से आप हैं, तो संगीत कब शुरू हुआ आपके जीवन में? असल में ये संगीत हमारे बाबा जी से हमको मिला, जी। पिताजी के पिताजी से। जी। मूलतः हम लोग जब छोटे छोटे थे तो क्योंकि शहर में रहते थे तो गांव जाना होता था, तो गर्मी की छुट्टी पूरी गांव में ही, तो हर मंगलवार को हमारे यहाँ कीर्तन, क्योंकि बाबा हमारे
भागवत कथा के बहुत बड़े पंडित रहे हैं, और वो कभी भागवत आप को, बाबा जी का नाम जरूर लीजिए। हरिहर मिश्र, पंडित हरिहर मिश्र, तो वो कभी पूरी भागवत रखी रहती थी, पूरी भागवत उनको कंठस्थ थी। आपका एक महाविद्यालय भी है ना, उसका हाँ, वही गांव पर मिश्र बंधु महाविद्यालय हम लोगों का है, जिसमें हम लोग बच्चों को बीए और एमए इत्यादि वगैरह करा रहे हैं। तो जो मेरे बाबा थे वो भागवत को कभी, पूरी भागवत कंठस्थ थी, उनको रखना इसलिए होता था क्योंकि परंपरा में ये विधान है कि भागवत की हम पूजा करते हैं और उसके बाद हम। और इसके पीछे एक ये भी सोच है, जहाँ तक मैं समझा हूँ, कि जब आपके सामने ग्रंथ रहता है तो आपके बुद्धि में ना ये अभिमान नहीं होता है कि बिना ग्रंथ के भी हम बहुत बड़े वक्ता हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वह इसलिए कि हम उसको देवता मानते हैं। वो भागवत एक कथा ही नहीं है, हमारे लिए वह एक देव पुरुष है। तो अब देखिए सूत्र वाक्य, अभी पहले कभी सुना ही नहीं। पिताजी ने कहा कि कभी मत कहो कि हिंदी गर्व की भाषा है, बहुत विनय की भाषा है। कई बार हम सोशल मीडिया पे मीम्स वगैरह देखते हैं, कर्व से कहो हम हिंदी हैं, हम हिंदी बोलते हैं। विनय से कहो हम हिंदी हैं, और जब विनय को आप पकड़ लेंगे तो अगला आदमी आपसे प्रेम कर सकेगा। अच्छा, मैं मेरे जहन में चल रहा था कि कितना अच्छा होता है कि आप हम सबको डांटते बाबूजी को छोड़ के, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी, ठीक है। तो डांट खाने का जायका कैसा होता है वो हम लोग दोनों भाषा में सुन लेते हैं। मैं डांटू? हाँ, हम तीनों को। ये तो बड़ा मुश्किल है। ये नाट्य का कोई व्यक्ति होता तो, अब नाट्य हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं, लेकिन मुझे जब गुस्सा आता है तो ज्यादातर मैं कहता हूँ बड़े मूर्ख हो यार, बड़ी भारी मूर्ख निकले तुम तो। और वाकई जब गुस्सा आता है तो अंग्रेजी नहीं निकलता है, मतलब अंग्रेजी में नहीं कुछ कहा जाता। तो मूर्खता, गधा हो क्या यार, लंठ हो, ये सब बातें निकलती हैं। तो आपका संगीत का जो हम लोग संवाद कर रहे थे, संगीत के क्षेत्र में आपका आना हुआ, फिर उसके बाद कुछ बातें जो आपको लगता है साझा करना चाहिए, कोई दबाव नहीं है, उन बातों को सिलसिलेवार तरीके से शेयर करिए। और असल में भारतीय शास्त्रीय संगीत की तरफ जो मेरा झुकाव हुआ, गाते तो थे ही, बाबा से संस्कार में मिला ही था। तो मैं जब शास्त्रीय संगीत को सुनता था तो मुझे लगता था कि ये कुछ विशेष है, ये कुछ आत्मा की बात है। बिल्कुल, क्योंकि आप कोई भी संगीत सुने, जो भारतीय संस्कृति की मूल चेतना को जो विषय पकड़ा हुआ है, हमारा दर्शन पकड़ा है, हमारे यहाँ साहित्य पकड़ा हुआ है, वो अगर आप देखें, और उससे भी गहरे में अगर मैं देख पाता था, ऐसा मुझे बचपन से लगता था कि शास्त्रीय संगीत भारतीय संस्कृति जो मूल चेतना को पकड़ने की बात कहते हैं, वह इस माध्यम से हम समझ सकते हैं। कुछ आंतरिक हलचल होती थी। तो आंतरिक हलचल वो जो कहते हैं ना कि वो जो चक्र है, चक्र का तो अनुभव पता नहीं कब मिलेगा, पर कुछ जब अनुभव भले ना हो, लेकिन कुछ चीजें हमारी जिंदगी में जो होती हैं, हाँ, एहसास होता है, तो कुछ उस तरफ घुस गया, और घुसा तो निकल नहीं पाया, और बराबर दलदल में फंसता जा रहा हूँ। संगीत दलदल ऐसा आप सोचते हैं? मैं थोड़ा सा इसको मस्ती में कह रहा हूँ, दलदल है। नहीं, मैं इसको सकारात्मक लेके चलता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है दलदल इसलिए कि आप कमल हो सकेंगे। संगीत की दुनिया में आप एक बार चले गए एक साधक के रूप में, तो आप उससे बाहर अगर निकाल पाते हो तो आप बहुत बड़े योद्धा हो। हाँ, बहुत बड़े योद्धा हैं आप। अक्सर आप उसमें मतलब समाहित हो जाते हैं, आपका तीरों भाव हो जाता है। ये इश्क नहीं आसान, इतना भर क्या समझना है, ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। संगीत से आप हैं, और सुनेंगे भी आपको थोड़ा थोड़ा, और कभी विस्तार से भी हम सुनेंगे, उसके लिए एक अलग सेशन करेंगे। संगीत आध्यात्म और साहित्य को अपने भीतर ना समाहित करके रखा हुआ। अगर इन दोनों चीज़ों को संगीत से निकाल दिया जाए तो फिर संगीत, मुझे लगता है वो एक ऐसी चीज होगी शायद आपको ना फील तो हो, फील होता है संगीत, अगर आपको नहीं भी समझ में आए तो भी, भाषा के बिना भी संगीत हमको अच्छा लगता है, लेकिन उसका जो रस है ना, उसका परिपाक आपको नहीं महसूस होगा। वो भाषा और साहित्य और आध्यात्म में जो है। अब आप देखिए कि पूरे भारतीय शास्त्रीय संगीत में जो ज्यादातर बंदिशें हैं वो ब्रज की हैं जी। और ब्रज अपने आप में पूरे भारत को जोड़े। आप महाराष्ट्र चले जाएं जी। तो आपको
80%, मैं अंग्रेजी बोलने वाला था लेकिन आपकी बात याद आ गई। 80% जो बंदिशें मिलेंगी, महाराष्ट्रियन भी बंदिशें हैं, बहुत अच्छी अच्छी हैं, पर ज़्यादातर आपको ब्रज में मिलेंगी। तो यह जो जोड़े हुए हैं पूरे भारत को, एक तो राग जोड़े हुए हैं, राग तो जोड़े हुए हैं। आप यहाँ राग यमन सुने, चाहे महाराष्ट्र में सुने, चाहे आप साउथ में बिल्कुल चले जाएं या कहीं चले जाएं, यमन की जो भारतीय परंपरा है गाने की, जो कल्याण की, जो ग्रह अंश न्यास अपन्यास तार अल्पत्व बहुत्व, जो उसके जो शास्त्रीय नियम है, वो समस्त जगह आपको एक ढंग से मिलेंगे। बिल्कुल। तो जोड़ ही रही है भाषा, तो जोड़ ही रही है। संगीत के बिना आप कैसे समझ सकते हैं कि भारत। तो अब सुनना है हमको, वो समझने के लिए, आनंद लेने के लिए कुछ भी गुनगुनाए, बहुत बहुत अच्छा लगेगा, जो आपको उचित लगे। एक तो तानपुरा नहीं है, आनंद नहीं आ हम रहा आपको देते हैं। है। तानपुरा मैं स्पीकर लाने वाला भी था, इसमें आप जो चाहें यूज कर लें, थोड़ा बैकअप तो मिल ही जाएगा, इसमें आई प्रो है। कोई नहीं, ऐसे ही कुछ सुना देते हैं आपको। लेकिन कौन सा स्केल रहेगा? सी शार्प, सी शार्प दे दीजिए। वैसे तानपुरा के बारे में बताऊं, ये इतना इतना सुखद वाद्य यंत्र है कि आपके फोन में आता है, और इसको प्ले करिए सुबह, आनंद से ओम का उच्चारण करिए, सुख मिलेगा। पाम बगा गा तुमोरा। ये मेरे गुरुदेव हैं पंडित बलदेव राज वर्मा, उनके जो गुरु हैं पंडित अमरनाथ, उनकी बंदिश है। तो 2 मिनट बिहार में। तुमोरा कछु लागे, तुमोरा कछु लागे, और नहीं कछु भावे, और नहीं कछु भावे, तुमोरा कछु लागे। बंधु मितवा मित तमितवा, सानी पमा पा गा मा गा, तुमोरा कछु ला। तो ये बिहार में एक बंदिश है, और बिहार किसी बिहार का राग है। सुनने देखिए उधर कितना सारा लाइक कर रहे हैं। हाँ, अरे सबका नाम भी अभी हम पढ़ेंगे, कौन कौन उपस्थित हुआ फेसबुक लाइव इस सेशन में, हमें देखा सुना, तो वो आखिर में बीच में जो विषय मुख्य हैं उन पर हम केंद्रित करेंगे। तो ये अब संगीत तो महाधारा है। हम लोग एक आध लोटा भी पा जाएंगे तो समझ लीजिए कुछ आनंद आ एक गया। बहुत अच्छी बंदिश है जो मुझे बहुत प्रिय है। अरे मन समझ समझ पग धरी, वाह वाह वाह, हाँ। अरे मन समझ समझ पग धरी, अरे मन इस जग में नहीं अपना कोई, वाह वाह, परछाई सो डरिए, अरे मन समझ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पग धरिए। दौलत दुनिया कुटुंब कबीला, दौलत दुनिया कुटुंब कबीला, इन सो नेहा कबहु न करिए, राम नाम सुख धाम जगतपति, सुमिरन सो भव तरिए, अरे मन समझ समझ पग धरिए।
आप बहुत काफी सुरीले व्यक्ति हैं आप काफी सुरीले हैं। तो ये उम्मीद नहीं थी कि आप, वैसे जब आपने तानपुरा निकाला तो मैं समझ गया कि कुछ आप संगीत से भी संबंधित हैं। बहुत सुंदर। तो मुझे भगवान ने जितना दिया है उसके लिए मैं भगवान को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि साधु जीवन में आप हैं, साधक हैं, और अगर संगीत की ना बहुत अधिक नहीं, सुर में और ताल में रहने की भी समझ है ना, तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित। और बाकी तो बच्चे कच्चे हम हैं, तो ऊपर नीचे होगा तो इसके लिए क्षमा कर दीजिएगा आप सब लोग, सुधी श्रोतागण, श्रोता। अच्छा पता है, श्रोता जो है ना 3 प्रकार के होते हैं। एक श्रोता होते हैं, सोते रहते हैं। दूसरे हाँ बहुत पता है, कोई कथा बताइए वाला। श्रोता सरोता, हाँ जो आलोचना करते हैं, काटते रहते हैं। हाँ। सरौता से जिसे कसैली काटी जाती है। और एक सही में श्रोता होते हैं जो सुनते हैं, एक सोते श्रोता हैं। श्रोता और सरोता। हाँ श्रोताओं की 3 कोटियां होती हैं। जी। और आचार्य रजनीश तो कहते हैं कि जो संपन्न महिलाएं हैं सत्संग में इसलिए जाती हैं कि उनको नींद तो आती नहीं है। हाँ बाबा का जब शुरू हुआ ज्ञान यज्ञ, ज्ञान तो वो सो जाती हैं, तो सोने के लिए ही सत्संग में जाती हैं। ये एक बड़ा मनोविज्ञान है। मैं सच बता रहा हूँ, आपको अगर नींद नहीं आ रहा है तो किसी भी वेदांतिक जो संत हों उनका वेदांत का प्रवचन आप सुन लीजिए। मैं दावा करता हूँ कि अगले आप 10 मिनट में सो जाएंगे। क्योंकि जब बुद्धि को ना गरिष्ठ विषय मिलता है तो ये मनोवैज्ञानिकों को जब किसी को नींद नहीं आती तो वो तो कहते हैं ना कि वो पंडित ओंकारनाथ ठाकुर, वो मुझे वो जगह नहीं याद आ रही है, उसको नींद नहीं आ रही थी, वहाँ के हिटलर या कौन था। हाँ। तो बुलाया गया कि ओंकारनाथ ठाकुर को बुलाया जाए, तो उनको मैं सुला दूंगा जी। अब वो पूरिया सुनाना शुरू किया आलाप। हाँ। अब मैं तो बंदिश गा रहा हूँ कि भैया आपकी जो श्रोता हैं कम से कम बंदिश। अब बिहार को खड़ा करने के लिए अब मान लीजिए मैं आधे घंटे लगा दूं तो आपके श्रोता ही भाग खड़े होंगे। तो प्रश्न ये है कि वो सुनने जब लगा, जब षडज पे ही वो 10 मिनट उन्होंने षडज को भरना शुरू किया पंडित ओंकारनाथ ठाकुर ने, तो उसको ऋषभ तक पहुंचने की नौबत ही नहीं आई। वो पहले ही खर्राटे लेने लगा कि ये देखिए पंडित जी ने सुला दिया इनको। तो ये तो है। अच्छा, आपको मैं एक बात आपके साथ साझा करके मुझे अच्छा लगेगा। मेरा संस्कार शास्त्रीय संगीत का था नहीं, तो अगर कहीं कार्यक्रम हो रहा है या टीवी पे आ रहा है तो हम लोग चैनल बदल देते थे। जी जी। और मुझे लगता था या कितना चलेगा, उसका बंदिश पर आते समय तो करीब 10 मिनट बीत जाता है, फिर बंदिश पे उतरते हैं। लेकिन जीवन के बहुत सारे पड़ाव से गुजरने के बाद ये अनुभव हुआ कि शास्त्रीय संगीत सुनने का जो सुख है ना, वो अपने आत्मा से मिलने का सुख है, और ये अचानक नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको विद्यार्थी बनना पड़ेगा। तो आप जब शास्त्रीय संगीत सीखना आरंभ करें तो ये मत सोचिए कि आप शास्त्रीय संगीत के बड़े गायक बन जाएंगे। आप इतना भी अगर अपने भीतर हासिल कर लेते हैं उपलब्धि कि आप एक अच्छे श्रोता और एक अच्छे उस विधा के गायन को समझने वाले श्रोता बन जाते हैं। वो संगीत जगत में कहावत है ना कि तानसेन जितने महत्वपूर्ण है उतने ही महत्वपूर्ण कानसेन भी है। कान वाले अगर पैदा नहीं होंगे तो तानसेन गाते रहें, बिल्कुल क्या महत्व की बात रह जाएगी फिर। अब हम चलेंगे 2 बच्चा लोगों के पास, अमात्र जी और अचिंत्य जी। तो अमात्र जी, स्वागत है आपका आज के हमारे खास इस पेशकश में। तो आपका क्या अभी तक का अनुभव रहा, हम सबको सुनते हुए आप क्या अनुभव कर रहे थे? सब कुछ अच्छा लग रहा था, आप लोग बात कर रहे थे, अच्छा लग रहा था। आज हिंदी दिवस है तो आप लोग बात कर रहे, तो सब कुछ हिंदी। तो आपको देश के नाम संबोधित करते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की तरह आपको एक संदेश देना होगा। आप क्या संदेश देंगे देश के नाम? मेरे प्यारे देशवासियों, ऐसे ही बोलते ना वो, भाई और बहनें जोड़ती हो वो। कुछ कहना चाहोगे? तुम्हारे मन में कुछ बातें हैं तो कहो। हिंदी को लेकर के, देश प्रेम को लेकर, देशभक्ति को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, कुछ भी आपको लगता है कि कहना चाहिए तो। जिसको
हिंदी आती है वो हिंदी बोले, जिसको इंग्लिश आती है वो इंग्लिश बोले, और जिसको नहीं आती है थोड़ा थोड़ा बोले। थोड़ा थोड़ा बोले, पर बोले जरूर है। हैं? वो बोलना जरूरी है। बोल वो अच्छी बात बोले, बोले जरूर। और अब हम चलते हैं अचिंत्य के पास। अचिंत्य जी, तो स्वागत है आपका। बिल्कुल। और आप हमको थोड़े थोड़े टीचर जैसे फील कर रहे हैं, पूछिए क्यों? क्योंकि अक्सर ये हमने सुना है, धारणा हमारी है कि अगर आंखों के ऊपर चश्मा लगा लिए तो आप सर या मैडम तो हो गए। अरे नहीं, तो किताब वाला चश्मा नहीं, दूर का चश्मा है, ऐसा नहीं है। नहीं, हम तो आपको टीचर बना रहे हैं। कैसा रहा आज का ये सारा बातचीत? बड़ा मज़ा आया, नई नई बातें। और वैसे तो रोज़ सुनते हैं हम लोग, बाबा के ऊपर चढ़े रहते हैं, कान वान हिलाते रहते हैं, तो कोई बातें निकलती हैं तो सुनते हैं। आज संजोग ऐसा था कि सब लोग बैठे थे, मज़ा आया। अचिंत्य, अमात्र, अप्रमेय और अनंत जी। तो हम लेते हैं आप सबसे विदा और उम्मीद करते हैं कि जीवन के अगले मोड़ पर फिर हम लोग ऐसी कुछ रोचक विषय वस्तुओं के साथ जुड़ेंगे, अनुभव साझा करेंगे। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो आप लोग हमें देखते हैं, हमारे वीडियोस पर अपना राय देते हैं, कभी ईश्वर हमें आपसे भी मिलाए तो फिर ऐसे ही आपके अनुभव का लाभ हम उठाएंगे और हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उन्हें भी मिलेगा। साधुवाद, धन्यवाद। हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और चलते चलते मैं बस आखिरी में फिर से कहूँगा कि जो आपके परिचित आपके जीवन में मिलते हैं, यदि उनके साथ अंग्रेजी बोली भाषा का अभ्यास नहीं करना है तो कृपा करके उनसे प्यार से अपनी मिट्टी की भाषा में बात करिए। हाँ, उन्हें बहुत खुशी मिलेगी। और अंग्रेजी बोलिए, अंग्रेजी से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अंग्रेजी इसलिए मत बोलिए कि अपने आप को अंग्रेजी का इस्तेमाल करके सामने वाले के सामने उससे बेहतर और उसको कम बेहतर प्रदर्शित करना है या सिद्ध करना है। बहुत बहुत साधुवाद, पुनः धन्यवाद, नमस्कार।